अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी फ़िज़ा रियाज। प्रोग्राम फ़ेस टू फ़ेस में खुश आमदीद। ईरान के साथ हो क्या रहा है, अमेरिका चाह क्या रहा है, जौहरी मुआहिदा होगा भी या नहीं होगा। अगर सादा सा खुलासा मैं आपको बताऊं कि स्टोरी है क्या, तो कहानी कुछ ये है कि ईरान चाहता है कि वो जौहरी प्रोग्राम पे अपना काम शुरू रखे। अमेरिका पूरी कोशिश कर रहा है कि जौहरी प्रोग्राम किसी भी तरीके से ना हो सके और उसको कंट्रोल किया जा सके। इसका पहला दौर ओमान में हुआ मुज़ाकरात का, मस्कत में, जो कि बेनतीजा ज़ाहिर हुआ। उसमें कोई नतीजा तो नहीं से निकल सका, लेकिन अब दूसरा दौर जिनेवा में शुरू होने जा रहा है और बहुत अहम मुलाकातें होने जा रही हैं। ईरान एक टेबल पर होगा, दूसरी जानिब अमेरिका होगा, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, जो कि डिप्लोमेटिकली एक बड़ी स्मार्ट मूव है, जो कि मार्को रूबियो ने कहा है कि अगर आयतुल्लाह खामनाई चाहते हैं कि वो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात चाहते हैं, तो हम ये मुलाकात, ये मीटिंग अरेंज करवा सकते हैं, ताकि ये जो टेंशन है ना खित्ते के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर, इसको किसी हद तक कमी लाई जा सके। अब जब जिनेवा में ये मुज़ाकरात का सिलसिला सारा शुरू हुआ है, इससे ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक जो एक बहुत ज़्यादा टेंशन थी ना कि शायद आज अमेरिका अटैक कर दे ईरान पर, पता नहीं रात गए में कुछ ऐसा हो जाए, कोई उनकी जो तनसीबात हैं उनको निशाना बना दे, तो ये इसमें कुछ कमी आई है। अलबत्ता टेंशन में कुछ कमी आई है, बट आई होप सो कि टेबल टॉक के जरिए ये मसला हल हो जाए। यहीं से हम अपने प्रोग्राम की ओपनिंग करते हैं और फिर आगे चल के हमारे आर्मी स्टाफ जो है वो म्यूनिख में बड़ी अहम मुलाकातें कर रहे हैं। जंग जीतने के बाद वो सिक्योरिटी कमेटी काउंसिल के अंदर जब गए हैं, तो उसमें क्या पेशरफ्त होगी, पाकिस्तान के लिए क्या खुशखबरियां वो लेकर आएंगे, तफसीली इस पर हम पूछेंगे। शहजाद हुसैन भट्ट साहब इस प्रोग्राम में हमारे साथ होते हैं, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन उसके अलावा हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, और उसके साथ ईरान के ही इशू पर ओपनिंग करते हैं जो आर्ग्यूमेंट्स हैं मेरे। जनरल साहब, मुझे सबसे पहले तो ये बता दें कि ये जो इतनी अहम मुलाकात जिनेवा के अंदर होने जा रही है, पहले भी ओमान में भी ये मीटिंग हुई, मुज़ाकरात हुए, लेकिन इसमें कोई पेशरफ्त नज़र नहीं आई। अभी मार्को रूबियो का स्टेटमेंट भी आपके सामने है, तो आपको क्या लग रहा है कि कोई टेबल टॉक या नेगोशिएशन की तरफ ईरान मानेगा? जी, थैंक यू वेरी मच फिजा फॉर हैविंग मी, और भट्ट साहब को भी मेरा बहुत सलाम और बेस्ट विशेस टू यू आपका इस प्रोग्राम के लिए। देखिए, ईरान इस वक्त जो नेगोशिएशंस हैं या जो पॉलिटिकल सीन है, डिप्लोमेटिक डायलॉग का सीन है, वो बिल्कुल दैट इज एक इफेक्टिव तरीके से शुरू हो चुका है जी। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो डिप्लोमेसी में हमें सामने आ रही हैं, नज़र आती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिहाइंड द सीन भी हो रही होती है। तो आई थिंक बोथ साइड्स आर मूविंग फॉरवर्ड बिकॉज सिचुएशन इज़ वेरी क्रिटिकल। मिडिल ईस्ट पूरा जो है कंसर्न है, एक रीसेट हो रहा है मिडिल ईस्ट में। इंट्रा मिडिल ईस्ट कंटेस्टेशन के अंदर भी एक रीसेट है। ईरान के, सऊदी अरेबिया के, इनके तल्लुकात का माजी की निस्बत आज बेहतर कंडीशन में है। फिर ईरान के ऊपर जो एप्लीकेशन इजराइल की और अमेरिका की रिसेंट पास्ट में हो चुकी है, ईरान के अंदर भी आपने देखा एक माहौल पैदा हुआ जो अनरेस्ट थी, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक। तो अब इन्हीं चारों चीजों को या इस एनवायरनमेंट से लेकर एजेंडा लेकर अमेरिकन सामने आए, विच इज अबाउट देयर न्यूक्लियर, विच इज अबाउट देयर मिसाइल प्रोग्राम, देयर सपोर्ट टू प्रॉक्सी, एंड फोर्थ वो थोड़ा सा इंटरनल भी एक ह्यूमन राइट्स के एक एज अ टूल जरूर यूज करते हैं। स्ट्रेटेजिक टूल बन गया अभी ह्यूमन राइट्स भी फॉर द रीजन टू वेज अ वॉर। तो ये एक रीजन बन गया, और ईरान ने तो बड़ा क्लियरली अपनी रेड लाइंस डिक्लेयर कर दी है कि न्यूक्लियर पे तो बात हो सकती है, बियॉन्ड न्यूक्लियर इट इज रेड लाइन। तो इस एनवायरनमेंट में डायलॉग का इस वक्त जो एस्टेब्लिश्ड डायलॉग है, पीपल आर कीपिंग देयर फिंगर्स क्रॉस। उसकी वजूहात ये हैं, एक तो ईरान जो है वो इज अ डिफरेंट सोसाइटी, उसका जो एक स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। और अभी जो हमारे पास भी इतलात आ रही है वो यही है कि ईरानियन लीडरशिप ने, और खासतौर पे जो आइडियोलॉजिकल लीडरशिप है, उसने डिसाइड किया हुआ है कि वो अगर खुदा न खास्ता इफ दे हैव टू गो डाउन, तो दे विल गो डाउन फाइटिंग। यानी कि अमेरिका अगर वो उनको वॉर में धकेला गया, तो वो अमेरिकन इंटरेस्ट जो रीजन के अंदर है उसको वो एंगेज करेंगे। उसके बाद एक नई एनवायरनमेंट भी पैदा हो सकती है। अरब वर्ल्ड भी जो है, या जो नेबरिंग कंट्रीज है ईरान की, वो भी कीपिंग देयर फिंगर्स क्रॉस। उनके लिए भी बहुत खतरा है कि एवरी कंट्री इन द नेबरहुड ऑफ ईरान और जो अरब वर्ल्ड है और पाकिस्तान समेत, वी विल हैव कॉस्ट फॉर दिस वॉर। इसके स्पिल ओवर इफेक्ट्स आने ही आने हैं, सारे रीजन के ऊपर आने हैं। तो इस एनवायरनमेंट में कोशिश तो यही है, और उम्मीद भी ये होनी चाहिए कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाएं। लेकिन जिस तरीके से मिलिट्री क्वर्जन के तौर पे कह लें या पोस्चरिंग करके अमेरिका बैठ गया है, अभी दूसरा बैरी बेड़ा भी उनका उसी रीजन में आ रहा है, और फिर आपने यमन में भी देख लिया, सूडान में भी देख लिया, सिचुएशन डेवलप हो रही है। तो ये सारा एक
इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट ऐसी डेवलप की गई है जहां पे ईरान को मजबूर किया जा सके कि वो पॉलिसी कैप्चुलेशन पे चला जाए, न्यूक्लियर पे कंप्रोमाइज करे, अपने मिसाइलों पे कंप्रोमाइज करे, एंड ऑफ कोर्स प्रॉक्सीज जो उनकी स्टेट के साथ उनकी जो रिलेशनशिप थी पास्ट में, वो तो ऑलरेडी बहुत बुरी तरह इफेक्ट हो चुकी है और ईरान ने पोजीशन लिया। तो क्रिटिकल सिचुएशन है, बट उम्मीद यही करनी चाहिए कि अल्लाह ना करे कि ये फ्रिक्शन लड़ाई की तरफ जाए। जी अल्लाह ना करे, जाहिर है हमारा तो नेबर कंट्री है तो उस पर हीट तो पाकिस्तान में आएगी। बट साहब हम कल भी बड़ा डिटेल इस टॉपिक को इशू डिस्कस कर रहे थे। अब जो मार्को रूबियो का स्टेटमेंट है कि अगर खामनाई मुलाकात करना चाहता है तो दे आर वेलकम, हम मीटिंग अरेंज करवा सकते हैं। दूसरा, शहनशाह ईरान के जो बेटे अमेरिका में मौजूद हैं, जब ये पूरा रिजीम चेंज ऑपरेशन कर रहा था अमेरिका बैठ के वहाँ पर, और एक्टिविज़म बहुत ज़्यादा था वहाँ पर, तो उसमें कहा जा रहा था कि शायद उनको ले आएंगे। फिर बड़ी मुलाकातें भी हुई छुप छुपा के पीछे बैक डोर पे। तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि हर तरफ से ही हार हुई है, ना वो रिजीम चेंज ऑपरेशन कर सके, ना वो खामनाई को टेबल पर बिठा सके, बल्कि खुद ऑफर कर रहे हैं कि आए हमसे मुलाकात कर ले। अमेरिका को हर तरफ से फिर शिकस्त ही हुई। शुक्रिया फिजा, आप जो बात कर रही हैं दो एंगल से कर रही हैं, मैं दोनों का जवाब देता हूं, लेकिन उससे पहले जो आपने इंट्रो में बात की वो बड़ी खूबसूरत थी, और वो मैं चाहूँगा कि नाज़रीन को ज़रूर बताऊं कि नाज़रीन जो 6 फरवरी को पहले मुज़ाकरात हुए थे अमान में अमेरिका और ईरान के, उसमें कोई वाज़िया डील सामने नहीं आई। जी जी। अब दोबारा जो जेनेवा में मुज़ाकरात है वो कमिंग वीक में वो शुरू होने लगे हैं। अच्छा, अब इन मुज़ाकरात को अगर आप ज़रा गौर करें, पिछले मुज़ाकरात को देखें, तो मैं ये समझता हूँ कि ईरान का वाज़िया मौक़िफ़ कि किसी भी हमले की सूरत में इसको जंग तस्वर किया जाएगा, और बज़ाब्ता जंग का जवाब जंग के अंदाज से सख्त तरीन अल्फाज से दिया जाएगा। अच्छा, ये तो हो गया ईरान। अब अमेरिका की जो आप बात कर रही हैं वो देखें, अमेरिका कह रहा है कि मैं मुज़ाकरा चाहता हूं, मैं भी लड़ाई नहीं चाहता। वो ये है एसाब की जंग, जिसके एसाब जंग में टूटेंगे वो शिकस्त होगी। ठीक है, मुज़ाकरात से पहले जो मुज़ाकरात हो रहे हैं ये उसी की कड़ी है कि बात ये है गिव एंड टेक चल रहा है। और अदरवाइज आखिरी 4 लाइनें मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मेरा ये तजर्बा है और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अमेरिका अपनी इज्जत बचाने के लिए टेबल पर ज़रूर बैठेगा, बैठ चुका है, लेकिन एट द एंड अगर उसको कुछ नहीं आया तो वो कहते ना स्लैप्ड, हल्की चपेड़ा नहीं हुई 2-4, वो थप्पड़ जरूर मारेगा, क्योंकि इस तरह वापस जाना अमेरिका का ये पहलवानी खराब होती है ना जी। चौधरी की इज्जत खराब हो जाएगी, चौधरी की इज्जत खराब हो जाती है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपने बड़ी प्यारी बात की है। मैं जनरल साहब यहीं से कि अब ये देखें कि बहरी बेड़ा भी आ चुका है, एक तरफ मुज़ाकरात के लिए बैठे भी हुए हैं कि मुज़ाकरात करें हमारे साथ, मुलाकात की ख्वाहिश का भी इजहार किया जा रहा है। पावर प्लांट जो उनका था, जिसको तो वो पहले ही अमेरिका तबाह कर चुका है, वो उन्होंने हैवी बम्बार्डमेंट की बैलिस्टिक मिसाइल से उसको पहले ही तबाह कर दिया। जौहरी प्रोग्राम पर वो कह रहा है बात करने को तैयार है। असल मसला तो जौहरी प्रोग्राम का ही है ना। जब जौहरी प्रोग्राम पर बात करने के लिए तैयार है तो फिर इस किस्म की हरकतें, क्योंकि जंग हो जाएगी, अभी अटैक कर देंगे। ईरान तो अपनी पोजीशन बड़ा वाज़ेह कर रहा है कि हम जौहरी प्रोग्राम पर जो भी बात होगी वो करने को तैयार है। देखिए, इस वक्त इशू ये है कि वो जौहरी प्रोग्राम की जो डिमांड्स हैं वो जीरो एनरिचमेंट कहता है यूनाइटेड स्टेट्स कि आपने जीरो एनरिचमेंट करनी है, उस लेवल्स पे लेके आना है, जाके 60% जो स्टॉक पाइल्स हैं जो ईरान के पास है, ईरान कहता है जी मैं उस पर नेगोशिएशन कर सकता हूँ, उसको रिड्यूस कर सकता हूँ, बट जीरो एनरिचमेंट मेरा एक राइट है एक सॉवरन स्टेट का, मैंने सिविल यूज करना है। सिविल देखिए ना, असल में बैलेंसेस तो वर्ल्ड में है नहीं, या तो एक से निकल के अब यूरेनियम पर आ चुकी है, जौहरी प्रोग्राम से तो निकल के अब यूरेनियम पर आ गई है। देखिए, वो तो कोई भी कासिस बुलाए, बेसिकली तो वो एक पॉलिसी कैप्चुलेशन चाहते हैं या एक सबसर्विएंट ईरान चाहते हैं टू दी इजरायली हेजमोनिक जो प्रेजेंस है मिडल ईस्ट में। तो आई थिंक वो दैट इज अ बिग आइडिया। मेन आइडिया तो वही है कि आप एक सबसर्विएंट स्टेट के तौर पे, सबसर्विएंट कह लें या प्लाइंट स्टेट के तौर पे कह लें, कि वो वहां पर आप मौजूद हों इन मिडल ईस्ट। तो आप पॉलिसी कैप्चुलेशन यही है कि आप अपने न्यूक्लियर और उस पे, क्योंकि वो उसको थ्रेट समझते हैं, और पहले एक मिडल ईस्ट में भी एक सिचुएशन क्रिएट की, बट ईरान जो है वो उसको भी रेड लाइन कहता है, जीरो एनरिचमेंट को भी रेड लाइन कहता है। आई थिंक जो विन विन सिचुएशन यही है दोनों के लिए। फेस सेविंग भी हो सकती है कि वो दोनों मिड कोर्स पे कहीं जाकर कंप्रोमाइज जरूर करें। दोनों की गारंटीज देने को कोई तैयार नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो फ्रेंड्स भी हैं वो दोनों को एम्फसाइज जरूर कर सकते हैं, बट दोनों को प्रिडिक्ट करना इस वक्त बड़ा ही मुश्किल हो चुका है विद स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रंप इन ऑफिस।
तो और कंप्रोमाइज मिसाइल पे कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी रिसेंट पास्ट में ईरान के ऊपर अटैक हो चुका है जी। अमेरिका ने और इजराइल हैज ऑलरेडी शोन देयर विल टू अटैक ईरान। ईरान ने भी दो के उतना इफेक्टिव था या नहीं था उस डिबेट में जाए बगैर अपनी विल शो की जब उन्होंने अल हुदैद कतर के ऊपर रिस्पॉन्ड किया। यस। और बैकग्राउंड में जैसे मैं पहले कह रहा था कि बैकग्राउंड में भी बहुत सी चीजें चल रही होती हैं। तो बस देखिए अभी पाकिस्तान को भी एक अपॉर्चुनिटी है, बोर्ड ऑफ पीस में भी बैठा होगा, पाकिस्तान की चीफ फील्ड मार्शल जो है मार्क रूबियो से भी उनकी मुलाकात हुई। ऑफ कोर्स वो उनको बेहतर एडवाइस जो सजेशन पाकिस्तान दे सकता है वो यही है कि एंटी वॉर सजेशन होनी चाहिए, बिकॉज देन वी हैव अ सिचुएशन। और देखिए वॉर तो अमेरिका शुरू कर देगा खुदा ना खास्ता, एंड कौन करेगा नोबडी कैन प्रेडिक्ट। 20 इयर्स की उनकी एप्लीकेशन हमने देखी अफगानिस्तान के अंदर जो क्यास वर्सेस डेमोक्रेसी की वॉर वो लेके आए। डेमोक्रेसी तो वहां पे आई नहीं, क्यास छोड़कर चले गए। तो इस केस को अरब वर्ल्ड भी बड़ा क्लोजली देख रहा होगा कि डिस्टर्ब, प्रिटर्ब एंड क्योटिक ईरान पूरे रीजन के लिए खतरा बन जाएगा। ऑलरेडी अफगानिस्तान की आप सिचुएशन देख रहे हैं जहां पे नॉन स्टेट एक्टर्स ने गढ़ कर लिया, फिर और आप क्यास छोड़ना चाहते हैं। अभी भट्ट साहब ने इराक की, लिबिया की, दूसरे ममालिक की मिसाल दी है। तो आई थिंक हिस्ट्री इज नॉट गुड, दैट्स व्हाई पीपल आर कीपिंग देयर फिंगर्स क्रॉस। और वैसे भी अब जो वॉर भी है वो बहुत डिफरेंट हो चुकी है, वो पुराने वाली वॉर वाले तरीके तो नहीं है। बट आगे कमिंग फॉरवर्ड CDF की जो हम मुलाकातें हुई हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर गए हैं, जर्मनी का दौरा किया है, ये इस सारे पर मैं चाहूँगी भट्ट साहब पाकिस्तान के लिए क्या एक पॉजिटिव, क्योंकि हम जंग जीतने के बाद फील्ड मार्शल को जिस तरीके से पाकिस्तान को जिस तरीके से पजीराई मिल रही है दैट इज़ अनमैचेबल। इंडिया को हर जगह पर जगहसाई हो रही है, डिप्लोमेटिक फॉरम्स में भी जो बहुत आगे था और वो अपने आप को एशिया का पहलवान समझता था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान सबसे आगे है। सो कमिंग फॉरवर्ड के इस सारे के सारे दौरे को किस तरीके से देखते हैं, प्लस आगे जिनेवा में मुलाकात होने जा रही है ट्रंप से। जिस तरह आप कहती हैं ना पाकिस्तान सबसे आगे है, वैसे यकीन जाने आपकी बात सुन के दिल ज़रा खुश सा हो जाता है, पता नहीं क्यों, ताज़ा हवा का खुशगवार सा झोंका एक आता है। अच्छा, जो सवाल आप कर रही हैं, देखिए फील्ड मार्शल अल्लाह पाक ने उसको इज़्ज़त दी है, और जितनी इज़्ज़त दी है मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने किसी पाकिस्तान के आर्मी चीफ को इतनी इज़्ज़त मैंने कभी नहीं देखी। अब वो जो मुलाकात कर रहे हैं, आप ज़रा इसकी मुझे थोड़ा सा 1 मिनट दीजिएगा, आप इसकी गहराई में जाना पड़ेगा आपको। पाकिस्तान ने भारत को जो मात दी, वो 7 पहले 5 फिर 7 त्यारे, फिर उनते अमरीका 10 तक भी चला गया। हाँ। ठीक है जी, ये सारी खेले हैं क्या, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये सारी कहानी है क्या लैपटॉप की। आप ज़रा गौर करेंगी ना तो पाकिस्तान आपको वीडियो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम जो है ये एक GPS सिस्टम है। ये GPS सिस्टम हम अमेरिका का सिस्टम पूरी दुनिया में, वैसे रशिया का भी है, चाइना उसका यूरोप का में भी है, लेकिन पाकिस्तान चाइना के साथ इलाक कर चुका है। आप देखें ना, अगर आप उस GPS सिस्टम से वीडियो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम पर आ रहे हैं तो ये नाज़रीन के लिए आसान ज़बान में, मेरे घर का गुज़श्ता रोज़ कल नेट बंद हो गया, मैंने अपने मोहल्लेदार को कहा यार अपना पासवर्ड दे दें ज़रा, उसने अपना नेटवर्क जो है वो मुझे पासवर्ड दे दिया, मेरे घर के लैपटॉप मोबाइल सारे चल पड़े। अब मेरा नेट ख़राब था, मैंने मोहल्लेदार से ले लिया। ये GPS सिस्टम अमेरिका सारी दुनिया में दे रहा है, लेकिन चाइना के साथ अगर वीडियो सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, वो अगर खुदा न खास्ता किसी भी मुल्क के साथ जंग हो जाती है तो उसको पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि चाइना अपना सका भरा है। अब उसका इम्पैक्ट फौजी ऑपरेशन पर असर होगा, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर असर है, तकनीकी और जोग्राफियाई असरात उस पर मरतब होंगे। लेकिन फिजा में आखिरी 3 लाइनें सिर्फ ये कहूँगा कि इस प्रोग्राम में जो बात कर दी है ना जनरल साहब ने कि जी मशरक़ वस्ता, अगर जंग हुई अमेरिका और ईरान की, मशरक़ वस्ता और उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर पड़ेगा, इससे मैं 2000% तक मुतफिक हूँ। ये है असल आज की पंच लाइन। लेकिन इस पंच लाइन का जवाब ये है कि याद रखिएगा मेरे नाजरीन, अगर ईरान पर हमला हुआ और उसने अमेरिका की मुख्तलिफ ममालिक में बेसिस है उन पर हमला कर दिया, मिसाइल दाग दिए जो उसके बाद बड़ी तादाद में हैं, वो उसने दाग दिए, तो 500 फौजी अमरीकी मर गया, उसके बदले में आप 5 लाख ईरानी मार ले। ये 500 का भार अमेरिका उठा नहीं सकता, जंगे फिजे रिवर्स हो जाएगी। अमेरिकन लाइफ वो समझते हैं कि दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। मेजर साहब मैं आपकी तरफ जब आऊँगी तो मैं ये ईरान वाले इशू पर तो हमारी हो गई, मैं जो फील्ड मार्शल का जो जर्मनी का दौरा है, इलाकाई सलामती उमूर पर, खित्ते की स्टेबिलिटी पर बड़ी ब्रीफिंग और बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। जनरल साहब कोई कमेंट करना चाहेंगे इस पर?
ये देखिए, पाकिस्तान ने जो मार्के हक के बाद एक नोशन ऑफ विक्ट्री लिखा थ्रू द मिलिट्री एप्लीकेशन, उसके बाद पाकिस्तान को एक न सिर्फ रीजन में बल्कि इंटरनेशनल अरीना के ऊपर हम देख रहे हैं कि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के तौर पर सामने आया है। और मिडिल ईस्ट हो या साउथ एशिया हो, उसमें जो फील्ड मार्शल का जो एक कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन या जो अंडरस्टैंडिंग एस्टेब्लिश हुई है विद अमेरिका, वेस्ट भी उसको बड़े क्लोजली देख रहा है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान एक स्टेबिलिटी का ब्रिज है जी, a bridge between two ideologies, a bridge between two factions, दो फ्रिक्शंस के दरमियान। अमेरिका चाइना कर लें, अमेरिका ईरान देख लें, ईरान सऊदी अरेबिया देख लें, और अभी गाजा के अंदर आप देख लें, वो पाकिस्तान जिसके बारे में कोई बातचीत नहीं थी इस मार्के हक से पहले, इट वाज नॉट ऑन द इंटरनेशनल सीन, तो वो इफेक्टिव हो गया। तो फील्ड मार्शल ने मार्को रूबियो से मुलाकात की, ऑफ कोर्स मिडिल ईस्ट उस पर डिस्कशन में आया होगा, गाजा डिस्कशन में आया होगा, पाकिस्तान की अपनी जो पोजीशनिंग है या पाकिस्तान के ऊपर जो वॉर थोपी गई है इस वक्त इंडिया, और ये प्रॉक्सी वॉर जो अफगानिस्तान की सॉइल से हो रही है, वो अंडर डिस्कशन ही होगी। फिर आप ब्राजीलियन लीडरशिप से भी मिले हैं, मिलिट्री लीडरशिप से, जर्मनी मिलिट्री लीडरशिप से मिले हैं। तो पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है इस वक्त पाकिस्तान को एक बड़ा मुमताज मकाम दे दिया है। आप वो जो कान आपको नहीं सुनना चाहते थे वो सुन रहे हैं, जो आंखें नहीं देखना चाहती थी वो देख रही हैं। अब ये पाकिस्तान पे डिपेंड करता है कि हाउ क्राफ्टली और स्मार्टली हम इसका पूरा फायदा उठाते हैं टू परस्यू आवर पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक ऑब्जेक्टिव्स। आई थिंक फील्ड मार्शल इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट और इसका पूरा में फायदा बिल्कुल पूरा फायदा हम उठा भी रहे हैं, डिप्लोमेटिक स्मार्ट मूव हम खेल रहे हैं। क्रेडिट गोज टू पाकिस्तानी लीडरशिप। क्रिकेट सबसे बड़ा टाकरा हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया का। एक छोटे से ब्रेक के बाद डिटेल डिस्कस करते हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप 2026 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, सबसे बड़ा हाई वोल्टेज टाकरा। इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे और फाइनली ये मैच अब देखने में इतनी एक्साइटमेंट है, लोग इतने पुरजोश हैं। हारे जीते वो अलग बात है, लेकिन ये जो एक मोमेंट है ना कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, यानी कि दोनों टीम्स आपस में मुकाबले में होंगी। तमाम जो फेवरेट क्रिकेटर्स हैं, भाई हमारे तो इंडियन क्रिकेटर्स भी फेवरेट है क्योंकि क्रिकेट है और क्रिकेट में आपको पता है कि जो अच्छा खेलता है वो सबका फेवरेट बन जाता है। तो हमें तो यही देखने में बड़ी एक्साइटमेंट है कि हमारे फेवरेट क्रिकेटर्स दोनों जानिब से बैटर्स बॉलर्स क्रीज पर मौजूद हैं और खूब मज़ा आ रहा है। तो हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शुएब जट हैं और फहद दियाकर जो कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। और स्टूडियो में हमारे साथ भट्ट साहब तो मौजूद हैं। भट्ट साहब, पहले आई थिंक हम शुएब से ना पूछ लें जरा। शुएब अच्छा बोलेगा। से पूछते हैं कि भाई क्या इस टाइम पे माहौल बना हुआ है, क्या अंदर की खबरें आ रही हैं। एक जानिब आप देखें कि स्पोर्ट्समैनशिप हमें ग्राउंड में नजर आ रही है और दूसरी जानिब आप देखें कि इंडियन ऑफिशियल्स और पाकिस्तानी ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि जी इकट्ठे बैठ के एंजॉय कर रहे हैं, चाय भी चल रही है मुझे लग रहा है वहां पर। थैंक यू आपका भी और भट्ट साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। बात यह है कि ये मैच सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के इंटरेस्ट का मैच नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने बॉयकॉट का जो है वो एक अनाउंस कर दिया था और फिर दुनिया क्रिकेट में हलचल मची हुई थी, उसके बाद इस मैच पे तमाम दुनिया की नजरें ज्यादा मरकूज हो गई। वैसे भी क्रिकेट रेगुलरली में ये सबसे बड़ा मैच समझा जाता है और फिर इस जो हालिया कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद से इस मैच को समझा जा रहा है कि ये मैच नहीं है, अब ये वाकई एक जंग की सूरत इख्तियार कर गई है। और आपको भी ग्राउंड में आप विजुअल्स भी देख रहे हैं कि जिस तरीके से वहां पे जोश और जज्बा दिखाई दे रहा है, खिलाड़ियों के दरमियान जो हो रहा है वो भी आपको नजर आ रहा है। तो यकीनी तौर पे इस मैच में बहुत सारे लोगों की नजरें भी हैं और इस मैच से पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अब बांग्लादेश की भी तवक्कुआत इस मैच से यही है कि पाकिस्तान ये मैच जीते और पाकिस्तान को ये मैच जीतना भी चाहिए। इंडिया थोड़ा सा बैकफुट पे आपको नजर आ रहा है, इसलिए आपने देखे मैच से पहले जो उनकी मीडिया में डिस्कशन रही उसको हम साइड पे कर देते हैं। लेकिन अगर हम उनके नेक्स्ट पे जाके देखते हैं जहां पे इंडियन टीम ने प्रैक्टिस की, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस्मान तारिक को झेलने के लिए, उसका सामना करने के लिए रुक के बॉल करवा रहे थे। उनके जो खिलाड़ी हैं वो इस तरह प्रैक्टिस कर रहे थे। तो ये एक खौफ नजर आता है जो इंडियन टीम पर है इस मैच में। मैं आपको बताऊं, बड़ा ग्राउंड है, बहुत ज्यादा बाउंड्रीज के इम्कान नजर नहीं आते। और इससे पहले जो मैच इस ग्राउंड में हुआ वो बेशक दिन में हुआ था ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के दरमियान, आपने देखा कि जिम्बाब्वे ने वहां पे अपसेट कर दिया। तो अभी जो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ऑन पेपर थोड़ा कमजोर है, इंडिया ऑन पेपर जरा मजबूत है, तो मत भूलें एक मैच पहले जिम्बाब्वे ने 5 पलट दिया मजबूत ऑस्ट्रेलिया का,
तो पाकिस्तान ये करने की सलाहियत अरे रखता है। हम वी आर अनप्रेडिक्टेबल, पाकिस्तानी टीम इज द ओनली टीम विच इज अनप्रेडिक्टेबल। हमारा कोई ऑफ ऑन कोई कमजोर नहीं है, हमारा मूड है तो जीत जाएंगे। अच्छा फाद, आप तो शायद हमें ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। ये बड़ी प्यारी बात इन्होंने कही है कि हमारे साथ पाकिस्तानियों की दुआएं तो है कि हमारी टीम जीते, बांग्लादेश की पूरी टीम और बाकी लोग दुआएं कर रहे हैं कि पाकिस्तान जीते, क्योंकि दे ऑल्सो वांट कि इंडिया हार जाए। लेकिन इस टाइम पे जो उस्मान का खौफ छाया हुआ है ना, क्या आपको लग रहा है कि क्या अनएक्सपेक्टेड हम देख सकते हैं आज के मैच में? First of all, thank you very much for having me in your show. Ji, as you know, Pakistan India is always a crunch game and it's a high temperature game always. But this time जो कुछ हुआ previously, हम नहीं जा रहे थे, फिर हम जा रहे थे और इससे टेम्परेचर और बढ़ा। और फिर उस्मान तारिक वाली बात पे मैं आता हूँ। बेसिकली इंडियंस जो है ना, ये खुद ही अपने आप पे प्रेशर बढ़ा लेते हैं। अब उस्मान तारिक को लेके ये 2-3 दिनों से जो कुछ कर रहे हैं, इतनी हाइप तो शायद वो 5 आउट करता उसको ना मिलती, जितनी हाइप उन्होंने उसको मैच खेलने से पहले ही दे दी है। अल्लाह उसको नजर से बचा ले। रुक रुक के खुद नेट में खुद रुक रुक के प्रैक्टिस करा रहे हैं। मुझे तो लगता है कल रात होटल के कमरे में भी एक दूसरे को रुक रुक के बॉलिंग करवा रहे होंगे कि यार उस्मान तारिक को पता नहीं सुबह कैसे फेस करना है। तो बेसिकली उस्मान तारिक को तो इन्होंने सुपरस्टार ऑलरेडी बना दिया है, ठीक है। अब उस्मान तारिक पे भी बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया होगा, क्योंकि जब आपकी इतनी बात हो रही होती है, आपकी इतनी हाइप क्रिएट हो जाती है, तो वो ऑब्वियसली उस सर्टेन प्लेयर के ऊपर भी उतना ही प्रेशर आ जाता है कि यार आज तो मुझे परफॉर्म करना ही करना है। सो आई वुड लाइक टू गाइड उस्मान तारिक और मैनेजमेंट कि अब इसको बड़ा टेक्निकली यूज करें हम। मैं सुन रहा था खबरों में कि जी वो शायद नया बॉल करवाना चाह रहे हैं अभिषेक के सामने। आई डोंट रिकमेंड देम। वो जैसे पहले बॉल करता है और थोड़ा सा अगर बॉल यूज्ड हो जाएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, तो उसको बॉल ग्रिप करने में भी आसानी होगी और उसका बॉल स्पिन भी होगा। उसका रिवायती स्टाइल है, बिल्कुल ठीक, जो उसका रिवायती स्टाइल है, आपकी बात ठीक है, उससे ना हटाएं, कोई एक्सपेरिमेंट ना करें, एटलीस्ट आज के मैच में एक्सपेरिमेंट ना करें। हाइप क्रिएट होने का ये मतलब नहीं है कि आप उसको नया बॉल करवा दें। हाँ, कोई एक्सपेरिमेंट ना करें, फेयर इनफ। अच्छा बट साहब, आपने तो सबसे पहले ये ब्रेक किया था कि किस तरीके से 5 के 5 जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनको इनवाइट किया जा रहा है, एंड प्लस यू टोल्ड अस कि भाई वो जेशाद की ख्वाहिश है कि वो बैठ के मोहसिन नकवी के साथ मैच देखे, और हमें वो नज़र भी आ रहा है, स्पोर्ट्समैनशिप बोर्ड्स में भी नज़र आ रही है, ग्राउंड पे तो नज़र आ रही है, बोर्ड्स में भी नज़र आ रही है। देखिए फिजा, सबसे पहले तो 2 बातें ज़रूर करूँगा। पहली बात तो ये है कि बारिश के इम्कानात बहुत कम हो चुके हैं इस वक्त। पहले प्रेडिक्शन थी कि बारिश हो जाएगी और मैच में कि ये ओवर्स कम होंगे या मैच होगा नहीं, ये सारी बातें ये तो अब ख़त्म हो गई ना बातें। बतदरीज इम्कानात बहुत कम हो गए हैं। ठीक है, वो किणमिन शिनमिन हल्की फुल्की हो सकती है, वो तो होती ही रहती है, हाथ मिलाने पे भी हो सकती है, हमारा झगड़ा हो सकता है। क्योंकि इस दफ़ा मेरी इत्तला के मुताबिक खबर दे रहा हूँ, पाकिस्तानी टीम को ये कहा गया है कि अगर भारतीय टीम ने हाथ मिलाने से इनकार किया या कोई भी एंकी शैंकी पैंकी की, तो उसका जवाब बिल्कुल उसी अंदाज से दिया जाएगा और इंतहाई सख्त अंदाज से दिया जाएगा। और इसीलिए कंसेंसस करने के लिए, अफ़हाम तफ़हीम करने के लिए 5 बोर्ड के जो सरबराह हैं उनको बुलाया गया। मान, अफ़गानिस्तान, ये जितने भी हैं हमारे मुसलमान ममालिक, इनको इकट्ठा किया गया है कुछ जस्टर के तौर पर। खुद जेशा भी ये चाहता है कि अब उनकी टीम जो है वो शरारतें जो करती थी वो अच्छे बन के खेले। लेकिन आपकी इजाज़त से मैं ये तबसरा करने की बजाय सिर्फ मैं सीधा क्रिकेट मैच, चूँकि इस वक्त हर बंदा एक ही बात जानना चाह रहा है। शुएब जाटा बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं, मुझे ये बताएं, पहले पाकिस्तानी फास्ट बॉलर से भारतीय डरते थे, अब स्पिन बॉलर से डरने लगे हैं, ये क्या कहानी है? इसको ज़रा एलैबोरेट करें। बट साहब आपने बड़ा खूबसूरत पॉइंट उठाया कि एक वक्त था कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जो है वो दहशत बिठाते थे, अपनी धाक बिठाते थे, विकेटें उड़ाते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पाकिस्तान का जो फास्ट बॉलिंग अटैक है, चाहे वो शाहीन है, चाहे वो नसीम शाह है, उसके साथ सपोर्टिंग के लिए वहां पे फहीम अशरफ मौजूद है, वो इतने ज्यादा लिथल मौजूद नहीं लग रहे। सही है, शेप में नहीं लग रहे, खासतौर पर शाहीन और नसीम। फिर आप सलमान मिर्जा को देखें तो वो अभी नया बच्चा है, क्या वो प्रेशर हैंडल कर पाएगा? दूसरी बात अहम ये है कि ये कोलंबो का ग्राउंड है, यहाँ पे स्विंग थोड़े से टाइम के लिए जरूर होगा जब लाइट्स ऑन होंगी, लेकिन इतनी ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी। बड़ा ग्राउंड है,
स्पिनर्स यहाँ पे किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा ग्राउंड है, स्पिनर्स को जब वो मारने जाएंगे तो बाउंड्री के बजाय जो है वो कैच होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इस ग्राउंड पे देखिए वही टीम वही स्ट्रेटेजी कामयाब होगी कि पहले पावर प्ले में आप 60-70 रन जोड़ लें। अगले जो 14 ओवर होते हैं, 6 से 20 तक के जो ओवर होते हैं, ठीक है ना, इन 14 ओवर्स में जिस टीम ने 125-130 रन बना लिए वो बहुत मजबूत होगी। यानी कि 60 रन आप पहले लगा रहे, 120 रन बाद में लगा रहे, तो ये ऑल टुगेदर जो है 180 का जो है वो टोटल होता है। बड़े ग्राउंड में ये बहुत जो है ना अच्छा टोटल है। इस ग्राउंड में बाउंड्रियों के लिए जाएंगे तो आप विकेटें गवाएंगे। यहाँ पे आपको जब 16 से 20 वाला जो वो है ना स्पैम है, उसमें आपको सिंगल डबल गैप में निकाल के स्मार्ट क्रिकेट खेलनी होगी। तो इंडियन स्पिनर पे बड़ा अच्छा खेलते हैं, लेकिन आपकी वाली बात कि इस बार वो डर रहे हैं, तो डर तमाम स्पिनर्स का नहीं है। बाकी तमाम स्पिनर्स को वो झेल भी चुके हैं, उनके खिलाफ खेल भी चुके हैं। असल मसला है उस्मान तारिक का, क्योंकि वो रुकता है, बैट्समैन को जो है वो कंफ्यूज कर देता है, फिर उसका बॉल आता है तो उनको समझ नहीं आ रहा होता। एक चीज मैं आपको बताऊं, देखिए आईसीसी पे इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, और आपने पहले भी देखा होगा कई मरतबा ऐसा हुआ है कि मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन ये टॉक ऑफ टाउन रहती है क्रिकेट में कि इंडिया के इन्फ्लुएंस की वजह से पिचेस जो हैं वो इंडिया को फेवर करने लग जाती हैं। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं मैच जैसे हो रहा है, अगर स्पिनर्स को पाकिस्तानी हेल्प ना मिली तो फिर इंडिया एज ज्यादा उनको हासिल हो सकता है, और इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन स्पिरिट है, हाई स्पिरिट है, यकीनी तौर पे पाकिस्तान जो है वो चाहेगा कि पहले तो दूसरी जगह उनको गिराया है, इस बार जो है मैदान में भी गिरा दे। हम अच्छा परफॉर्म तो करेंगे ना, और अगर पिचेस हार्ड भी हैं तो ट्रेनिंग इनकी ये होती है ताकि वो सारे के सारे सर्कमस्टांसेस को रीड कर सकें और उसके बाद अपनी पॉलिसी बनाएं। एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी से हम आगे डिस्कशन करेंगे कि क्या होने जा रहा है, किसके फेवर में कंडीशंस जा रही हैं। बट आफ्टर दिस ब्रेक स्टे विद अस। हाई वोल्टेज टाकरा इस वक्त जारी है पाकिस्तान और इंडिया का, और इसी पर हमारे एक्सपर्ट्स हमें ब्रेक से पहले राय दे रहे थे। मैं फहद आपकी जानिब आऊँगी। जैसे पहले ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पहले हमारे फास्ट बॉलर जो बॉलिंग अटैक था ना उससे इंडिया वाले घबराते थे, लेकिन अब स्पिनर्स के हक में पूरी कंडीशंस भी जा रही हैं और उसी के लिए वो तैयारी कर कर बैठे भी हुए हैं। बट इंडिया की जानिब से कौन हमें अपसेट कर सकता है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी? व्हाट डू यू थिंक? देखिए जी, जब से T20 क्रिकेट बहुत ज्यादा होनी शुरू होगी ना, तो द डायनामिक ऑफ द गेम्स हैज बीन चेंज्ड ड्यू टू दिस क्रिकेट। इसलिए फास्ट बॉलर जितने भी आप पूरे दुनिया में देख लें, उनके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितनी ज्यादा स्पीड होती है उसके अगेंस्ट जो है रन्स उतने फ्लुएंटली हो जाते हैं। तो इसलिए दुनिया में इस वक्त आप ज्यादा टीम्स देखें, स्पेशली जो हमारी साउथ एशिया की टीम्स हैं, वी आर रिलाइंग ऑन द स्पिनर्स नाउ टू कंटेन द सिचुएशन। एक्चुअली इसको रोकने से अगली टीम पे प्रेशर आता है। मैं पाकिस्तान को आज यही सजेस्ट करूंगा कि जो अगर तो फास्ट बॉलर खेल रहे हैं वो अर्ली ऑन ऊपर से विकेट लेने की कोशिश करें, और जब हमारे स्पिनर्स की बारी आए तो वो कंटेन करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप उनके रन्स रोकेंगे तो ऑब्वियसली वो चांस लेने की तरफ जाएंगे, और जब चांस लेने की तरफ जाएंगे तो उसमें विकेट लेने का बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाता है। तो बेसिकली इट्स गोना बी अ मोर साइकोलॉजिकल वॉर, और साइकोलॉजिकल वॉर में अक्सर जो है ना हम उनसे पास्ट में हारते रहे हैं। मैं यही चाहूंगा कि हमें ना बड़े दिल से जाना चाहिए और दिमाग को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इट्स ऑल माइंड गेम। स्पेशली जब दो मुल्कों के अंदर इस तरह की टेंशन चल रही होती है और इतना हाई वोल्टेज गेम चला जाता है, तो वहां पे आपको अपने नर्व्स को कंट्रोल करने की बड़ी सख्त जरूरत है। तो अगर हम नर्व्स को कंट्रोल करेंगे, सेंसिबली अपने बॉलर्स को यूज करेंगे, तो वी हैव अ बिग चांस, क्योंकि आई थिंक इंडिया इज अंडरडॉग दिस टाइम। जी, इंडिया का मैं पूछना चाह रही हूँ कि वहाँ पर भी बड़े बड़े शुभमन गिल हैं, अभिषेक शर्मा है, ये आई मीन दे कैन अपसेट। उनकी बैटिंग लाइन तो 7-8 तक चल रही होती है, वहाँ हर बॉलर भी बैटर ही होता है वहाँ पर। तो देखिए ऑब्वियसली सबसे पहली बात हमारी नेशन को आज एक अंडरस्टैंड करने की है कि वी आर ऑन द 6th नंबर ऑन द रैंकिंग एंड दे आर ऑन द नंबर 1, ठीक है। और फिर भी साइकोलॉजिकली वो इतने ज्यादा प्रेशर में आए हुए हैं
कि उनको 3 दिनों से नींद ही नहीं आ रही उस्मान तारिक को लेके। बेसिकली इंडियंस जो है ना वो थोड़ी सी डरपोक कौम है और हम बहादुर थोड़े से? कौम है, क्योंकि थोड़े से? जो लोग ज्यादा बोलते हैं इसका मतलब होता है कि वो डरे हुए हैं। दैट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी। और जो दलेर बंदा होता है वो बोलता कम है और वो करके दिखाता है, जिस तरह के कहते हैं कि एक्शंस आर लाउडर देन वर्ड्स। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा शुएब, आपकी तरफ मैं आती हूँ कि साइम अयूब की परफॉर्मेंस थ्रू आउट एंड सलमान आगा भी हमारे कोई कप्तान हो के भी परफॉर्म नहीं कर रहे, तो साहिबजादा फरहान से ही फिर हमें उम्मीदें लगानी चाहिए अब हमारी जो बैटिंग लाइनअप है? देखिए मैच इस टाइम जारी है, आप देख ही रहे हैं कि कौन खिलाड़ी किस तरीके से जो है वो मैच को लेकर आगे चल रहा है। असल बात जो है मैं ये समझता हूँ कि जो पहले भी हमारे एक्सपर्ट भी बात कर रहे हैं कि साइकोलॉजिकली जिसने ज्यादा अपने नर्व्स पे कंट्रोल कर लिया, जिसने गेम का प्लान जो है उसकी एग्जीक्यूशन अच्छे तरीके से कर ली, मैच एंड में उसी तरफ जाएगा। आप देखें अभी मैच शुरू हुआ है, हाइप बन रहा है, मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो मैच की सूरत वो चेंज होती जाएगी। अभी हम किसी पर्टिकुलर खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं और इतनी देर में आपको पता है कि ये T20 क्रिकेट है, यहाँ हम बात कर रहे होते हैं, वहां पे विकेट गिर रही होती है, यहाँ हम बात कर रहे होते हैं, वहां पे छक्का लग रहा होता है, तो सिचुएशन बहुत क्विकली चेंज हो रही होती है। असल मामला है आखिर में जाके ये मैच जब दूसरी बारी में दाखिल होगा तो वहां पे कौन सी टीम किस तरीके से मैच को कमांड करती है। मैंने आपको बताया कि जब लाइट्स ऑन हो जाएंगी तो यहाँ पे स्विंग होगा। ड्यू फैक्टर बहुत ज्यादा नहीं पड़ना आज, क्योंकि पिछले मैच में आप देखें कि पिछला मैच डे में हुआ था जो ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे को हुआ था, ये नाइट में हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद जी ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे का हुआ था। अब जो पाकिस्तान इंडिया का है ये लाइट्स में हो रहा है, डे नाइट में हो रहा है, तो इसके बावजूद यहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा स्पिनर को आपको हेल्प नहीं दिखाई देगी। अलबत्ता जो पेसर हैं वो थोड़ा सा अर्ली ऑन आके अपना स्विंग करके वो खिलाड़ियों को परेशान कर सकते हैं। हमारे लिए जो मामला हैं, हमारे मामला यही है कि हमने बहुत सारे खिलाड़ी टीम में जबरदस्ती फिट किए हुए हैं। अब इम्तिहान जैसे था, बाबर आजम का इम्तिहान था, सही है ना, इसी तरीके से आपने कप्तान का नाम ले लिया कि बाबर इसका आगा का इम्तिहान था। साइम अयूब को देखे ना, हमारा प्रॉब्लम ये है हम आधे तीतर आधे बटेर के चक्कर में रहते हैं। साइम अयूब को एक जेन्युइन ओपनर है, उसको ओपनर पे ही मतलब बैटिंग पे ही फोकस करवाना चाहिए था। जबरदस्ती हमने उसको जो है वो बॉलिंग का एडिशनल जो है उस पर प्रेशर डाल दिया है। तो पाकिस्तान ने कुछ मिस्टेक्स किए हैं, लेकिन अब मैच जारी है, इस पे हम बात मेरे ख्याल से मैच की बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि किस खिलाड़ी से क्या तवक्कुआ थी, क्या टिल द लास्ट बॉल मैच होना चाहिए है, फिर हार जीत तो होती है ना, लेकिन एक्साइटमेंट होनी चाहिए। बट साहब इतने मसरूफ हैं, मुझे पता चल रहा है, बट साहब पता नहीं फोन पे क्या कर रहे हैं। बट साहब क्या हो रहा है, क्या डायरेक्ट आपकी मोहसिन नकवी से तो नहीं बात हो रही, वो बता रही है कौन जीत रहा है? ऐसी बात नहीं है, मैं असल में रिपोर्टर हूँ ना, मैं एक मुख्तलिफ एंगल पे गौर कर रहा था। एक पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा बुक मेकर है, उससे मेरी सलाम दुआ है। ओह, तो मैंने उसको कहा कि अजराह करम, नजर करम, इस वक्त जो भाव है मैंने पैसे लगाने हैं। उसने कहा कितने पैसे लगाने? मैंने कहा 1000 रुपये लगाना है। तो पहले तो वो मुस्कुराया, उसने कहा क्या मतलब? मैंने कहा यार मुझे रेट चाहिए। तो मैं आपको तबसरा करने की बजाय, क्योंकि दो पैनलिस्ट फहद भाई और शुएब और एक कमाल के बंदे हैं और A+ है, लिहाजा मैं आपको एक नया एंगल देता हूं। एंगल ये दे रहा हूं कि भारत का रेट इस वक्त मार्केट में जो पाकिस्तान में चल रहा है वो 36 पैसे है और फेवरेट है भारत। इसी तरह पाकिस्तान पर 2 रुपये 40 पैसे मुकर्रर किए गए हैं। जो ईशान किशन और वर्मा है वो फेवरेट है भारत की तरफ से, और साहबजादा फरहान और सलमान अली फेवरेट है बुकियों के मुताबिक। एक हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीते, एक ग्राउंड में होता है, कभी अपसेट होता है, कभी नहीं होता, लेकिन एक बुकियों की भी सोच है। वो क्या सोच रहे हैं वो मैंने आपको 2 बैट्समैनों के नाम बताए, साहबजादा फरहान और सलमान। मैं अपनी बात को आसान जबान में लाता हूं। अगर आप 1000 रुपया क्रिकेट मैच पर लगाएंगे तो 1000 लगाने के बाद इंडिया की आप कहते हैं जी मेरे पास 1000 रुपये, इंडिया की जीत होगी, तो आपको 1000 के बदले में इंडिया जीत गया तो 360 रुपये, सिर्फ 360 रुपये मिलेंगे। जबकि अगर आप 1000 रुपये लगाते हैं पाकिस्तान की जीत पर तो बुकियों के मुताबिक 2400 रुपया, यानी डबल से भी ज्यादा, 2400। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगी, गौर करेंगी तो बुकियों के मुताबिक
रेट बहुत ज्यादा फेवरेट जो है वो भारत है। बिल्कुल ठीक है, बट साहब आप 500 इंडिया पे लगाएं और 500 पाकिस्तान में, ताकि आपका जो है ना वो भला हो जाए, आपको नुकसान ना हो। लेकिन नाज़रीन, अब मैच चल रहा है और सनसनीखेज मुकाबला है। हम तो दुआ करेंगे कि पाकिस्तान ही जीते, बल्कि जीतना ही पाकिस्तान को चाहिए, बट स्टिल लेट्स सी कि गेम किस तरीके से एंड होता है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।